पर्सनल फाइनेंस कोई तोप नहीं होती। कोई भी इंसान जो है अगर उसे बेसिक रूल्स पता है और उसको वो इम्प्लीमेंट करता है कंसिस्टेंटली, तो वो बहुत जल्दी जो है फाइनेंशियली फ्री हो सकता है या हो सकती है। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा बहुत सारी चीज़ें। इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो और यू कैन कॉल इट एज अ मास्टर क्लास। और इसमें आज आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पता लग जाएगी फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ पर्सनल फाइनेंस। जी हाँ, हो सकता है कि आपको ऑलरेडी इसमें से बहुत सारी चीज़ें पता हो। हम इसको दोबारा से क्यों बता रहे हैं और इसको एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर में क्यों शेयर कर रहे हैं, ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि भैया ये मेथड ही है अमीर बनने का, फाइनेंशियली फ्री होने का। और अगर आपको इसमें से बहुत सारी चीज़ें पता है, दैट मीन्स कि आपको सही पता है। और अगर आप सोच रहे हैं नहीं मेरे को तो कोई लॉटरी लग जाएगी, कोई तुक्के से अमीर बन जाऊंगा, पता नहीं मेरे साथ अगर मैं कुछ बिजनेस कर लूँ, स्टार्टअप कर लूँ तो मैं एकदम से अमीर हो जाऊंगा, तो भैया वो सब चीज़ें बेकार है। बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते, बट कैसे बनेंगे गारंटीड बात अगर आपको चाहिए तो ये स्लाइड्स आपको देखनी पड़ेगी, आज का वीडियो अटेंड करना पड़ेगा। तो भैया फाइनेंशियली फ्री अगर आप होना चाहते हैं तो उसकी कुछ स्टेजेस हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सोचूं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेने के बाद मैं अपना जो है नौकरी शुरू करता हूं या मैं बिजनेस करता हूं और बस 2-3 साल के अंदर मैं तो फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा। इट इज़ वेरी रेयर, नहीं होता जी। मैं तो ऐसा बात आपको बताने वाला हूँ जहाँ पर कि 90% लोग अगर इसको फॉलो करते हैं तो वो ज़रूर बहुत जल्द फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। मतलब अपने रिटायरमेंट पर नहीं होंगे जी। अगर आपको लग रहा है कि मैं रिटायरमेंट पर मैं फाइनेंशियली फ्री होने की बात कर रहा हूँ, देन दैट इज़ रॉन्ग। तब तो रिटायर ही हो जाएंगे ना सर। हम चाहते हैं जल्दी हों फाइनेंशियली फ्री, 10 साल में हो जाए, 15 साल में हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल में हो जाए। तो कोई इंसान 25 साल में शुरू करता है तो 35 साल, 40 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 45 ईयर्स तक फाइनेंशियली फ्री हो जाए। अब उससे ज़्यादा लेट करेंगे तो क्या फ़ायदा। आप जल्दी फाइनेंशियली फ्री होंगे तब आपको फ़ायदा है, आप रिमेनिंग लाइफ अपने तरीके से जी सकते हैं। खैर बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और मैं आपको लाइफ में जो फ्रीडम है उसकी आपको अनुभूति कराने की कोशिश करूँगा कि किस स्टेज पर आपको कितनी फ्रीडम मिल जाएगी। तो सबसे पहली बात करते हैं कि भाई जब आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, जैसे मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, पेरेंट्स ने जो पैसे कमाए उसमें से जो है खाने पर लगा दिए और कुछ पैसा हमारी पढ़ाई पर लगा दिया। तो प्राइवेट स्कूल में जाने का मुझे मौका मिला। अगर पेरेंट्स उस पैसे को बचा लेते तो शायद मैं प्राइवेट स्कूल में नहीं जा पाता और इतने सारे पैसे नहीं कमा पाता जो मैं अब कमा पाता हूँ। तो इससे एक चीज़ तो सामने आती है कि जब हम अपना स्टार्टिंग का पैसा लगाते हैं, जो आपके पेरेंट्स आप पर लगा रहे हैं या आप आगे लगाएंगे अपने बच्चों पर, तो वो पैसा एजुकेशन पर लगना बहुत ज़रूरी होता है। तो खैर वो एक अलग मुद्दा है। बट क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास बहुत सारे पैसे नहीं थे, मेरे बैंक में 0 रुपीज़ थे। जब मैंने अपनी 12th स्टैंडर्ड क्लियर करी थी तब मेरे बैंक में 0 रुपीज़ थे। मतलब कहने के लिए 3-4 हज़ार रुपये थे, और वो कैसे आए थे वो भी मैंने बताया हुआ था अपनी एक वीडियो में। आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, हाउ मच मनी आई अर्न इन माई आर्टिकलशिप। उस वीडियो में मैंने बताया है कि मैंने ज़ीरो से लेकर कैसे पैसे कमाए अपनी आर्टिकलशिप फेज पूरे होने तक। उसके बाद जो और पैसे कमाए उसका वीडियो नहीं बनाया, बट आर्टिकलशिप का मैंने पूरा बताया हुआ है। 3 साल में कितने पैसे कमाए वो मैंने डिटेल में बताया। कि मुझे स्कॉलरशिप मिली 9th स्टैंडर्ड में, संस्कृत में 95 मार्क्स आए थे 8th में, तो उसकी स्कॉलरशिप मुझे मिली 9th में। तब मैंने बैंक अकाउंट खुलवाया। फिर मेरे को जो है फादर के ऑफिस से कुछ स्कॉलरशिप्स मिली, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, कुछ मुझे बर्थडे पर पैसे मिले। ऐसे कर कर मेरे पास 5-6 हज़ार रुपये हुए। और फिर जो मैं अपने कॉलेज में गया तो वहाँ से मुझे CBSE की सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप मिली, जिसमें 10,000 पर एनम यानी 30,000 रुपये मुझे 3 साल में और मिले। तो आप ये कह सकते हैं कि मुझे 40-50,000 रुपीज़ अपनी स्कॉलरशिप से मिले जब तक मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई। बाकी सारे पैसे मैंने नौकरी करके कमाए हैं, राइट। तो मेरे पास 0 रुपीज़ ही थे। जैसे हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के पास 0 रुपीज़ हो, आपको वहाँ से स्टार्ट करना हो। सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए टू क्रिएट एन एमरजेंसी फंड। ये जो मैंने पहली लाइन लिखी है ना, फर्स्ट सेव अमाउंट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, पुट इट इन स्वीप इन फिक्स डिपॉजिट्स। कि भैया 6 महीने में जो खर्चा लग रहा है, अगर आपका महीने का एक्सपेंडिचर 20,000 रुपये है तो 6 महीने का हो गया 1,20,000। अगर हर महीने का एक्सपेंडिचर 50,000 है तो 6 महीने का हो गया 3 लाख रुपीज़। आप देख लीजिए आपका खर्चा कितने में चल सकता है, जो कि ज़रूरी है आपकी सर्वाइवल के लिए। आपकी फैमिली है तो आपकी पूरी फैमिली के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, वो आपको देखना पड़ेगा। 6 महीने के पैसे आपको अपने बैंक अकाउंट में डालकर रखने हैं और उसकी फ़िक्स डिपॉजिट करा देनी है स्वीप इन पर टिक लगा के, कि जैसे ही मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं फ़िक्स डिपॉजिट थोड़े से अमाउंट की तोड़वा सकता हूँ। आपने 50,000 रुपये की एक FD कराई,
अगर उस पर स्वीप इन लगा है तो आप उसमें से 10,000 रुपये की एफडी तोड़ सकते हैं, बाकी 40,000 की बची रहेगी, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। इस फैसिलिटी को बोलते हैं स्वीप इन फैसिलिटी। इससे क्या होगा कि आपके जब 6 महीने के खर्चे जितने लगने हैं उतने पैसे आपके पास तुरंत अवेलेबल रहेंगे। तो कभी भी फ्यूचर में अगर आपकी कोई जॉब जाती है, अगर कोई भी ऐसा स्कार्सिटी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो 6 महीने के पीरियड में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। हार्डली 1-2% चांसेस होंगे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, पर अगर आप मेहनती हैं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो 6 महीने इज़ अ वेरी गुड पीरियड। जहाँ पर रिसेशन भी आता है तो 6 महीने के अंदर आप थोड़ा सा एफर्ट करके, जैसे ही रिसेशन जाने लगता है उस पीरियड में आप नौकरी ले सकते हैं। आपको याद है 2008 में मार्केट गिरा, जॉब्स गई, दिक्कत हुई, 6 महीने में रिकवरी स्टार्ट हुई, साल भर के अंदर पता भी नहीं लगा इम्पैक्ट का। तो ये होता है, इसलिए 6 महीने का फंड बनाना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कुछ भी दिक्कत आ गई तो उसमें वो 6 महीने का फंड से पैसे निकाल कर आप इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं। हालांकि इसको छेड़ना नहीं है, कोशिश करनी है इसको यूज़ करने की ज़रूरत ज़िंदगी में कभी ना पड़े। कौन चाहता है कि बुरे दिन आए? कोई भी नहीं चाहता। बट इसको सिर्फ आप जमा कर कर रख दीजिए, और ये पूरा करना, ये ऑब्जेक्टिव को पूरा करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप मुझे बताइए, अगर आप एक ग्रेजुएट हैं या आप कोई प्रोफेशनल हैं, आप जो भी काम कर रही हैं उस काम से अगर आप थोड़े थोड़े पैसे बचाना शुरू कर देते हैं, बहुत कम रुपये हो सकता है, बट आप अगर शुरू करते हैं तो बहुत ही जल्द, यानी कुछ सालों के अंदर आप इस ऑब्जेक्टिव को पा लेंगे। 2 साल में, 3 साल में आप पा लेंगे। हालांकि पहले ही आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, नंबर 1 प्रायोरिटी इज़ टू गेन स्किल्स, टू गेन एजुकेशन, जैसे मैंने बताया। उससे आपकी नौकरी अच्छी लगेगी, पैसे अच्छे कमा पाएंगे। तो डेफिनेटली आपका टारगेट डेफिनेटली पढ़ाई होना चाहिए, स्किल्स होना चाहिए। बट उसके बाद आपका जो पहला टारगेट होना चाहिए, जब आपकी नौकरी लगती है, जैसी भी लगती है, कि भाई मैं किसी तरह अपने 6 महीने के एक्सपेंसेस जो हैं उसके इक्विवेलेंट फंड्स को मैं अपनी स्वीप इन फिक्स डिपॉजिट में जमा कर लूँ। जितना जल्दी करोगे उतना बेटर है। एक बात बताओ, अगर आप पेरेंट्स पे डिपेंडेंट थे, अपनी ग्रेजुएशन तक अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट थे, तो 6 महीने डिपेंडेंट और रह लो, या जो पैसे मिलते हैं उसकी फ़िक्स डिपॉजिट कर लो। ये फंड अगर आपका क्रिएट हो गया तो इसके बाद आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आगे बढ़ने की, क्योंकि अब आपको पता है कि अगर कुछ भी गलत होता है तो मेरे पास इमरजेंसी फंड्स हैं। नाउ कम्स दी सेकेंड स्टेज। ये सेकेंड स्टेज इज़ ऑल्सो वेरी क्रूशियल, क्योंकि यहाँ पर पहुँचने के लिए, सेकेंड स्टेज को पार करने के लिए आपको पैसे ज़्यादा कमाने पड़ेंगे, क्योंकि अब आप फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहते हैं। एंड व्हाट डज इट मीन कि अगले 5 साल के जो खर्चे हैं उसके पैसे मेरे पास बैंक अकाउंट में या अदर जगह पर जो मेरे लिक्विड फंड्स हैं वहाँ पर पड़े हों, उसका रेशो मैंने डिफाइन करा है। क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको गारंटीड अमीर बनाना। मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको कहूँ कि आप शेयर्स में डालें, वो बढ़ जाएं, वो भी आप डालेंगे पर कैलकुलेटेड रिस्क लेकर डालेंगे। शेयर्स में कैसे इन्वेस्ट करना है वो भी हम सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में बात करेंगे। आज के वीडियो में वो टॉपिक नहीं है। आज के वीडियो में एक माइंडसेट बनाना ज़रूरी है कि भैया कैसे फाइनेंशियली फ्री होते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, क्या चीज़ें नहीं करनी होती है, क्या करनी होती है। करोड़पति बन गए तो फिर अरबपति कैसे बनेंगे, उसकी चाबी क्या है। एक प्रोसेस जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मेरे और वीडियोस भी आएंगे। हर हफ्ते मैं कोशिश करूँगा कुछ नए वीडियोस में डालूँ। इस कोर्स को हम कंप्लीट करेंगे, बट अभी इसमें बहुत टाइम है। लेट्स बिगिन विद द बेसिक्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भैया 5 साल के मेरे को जो है पैसे जमा करने। तो हो सकता है कि अगर आपकी सैलरी अच्छी नहीं है, जितनी सैलरी आप कमाते हैं उतने पैसे आपके खर्च हो जाते हैं, उसमें से थोड़ा पैसा आप बचा पाते हैं, तो फाइनेंशियली सिक्योर फिर आप ज़िंदगी में भी नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एफर्ट डाल के अपने पैसे आपको बचाने पड़ेंगे, आपको अपनी अर्निंग बढ़ानी पड़ेगी, आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। चाहे आप जॉब से करें, चाहे आप बिजनेस से करें, चाहे फ्रीलैंसिंग से करें, वो हम बाद में आएंगे। बट वट आई एम मोर पॉजिटिव ऑन इज जॉब, क्योंकि फाइनेंशियली सिक्योर होने तक नौकरी से आप बड़ी आराम से ये ऑब्जेक्टिव को पा सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम जो है हो सकता है कई लोगों का नौकरी से ना हो। भाई फाइनेंशियली फ्री का मतलब है इतने पैसे की कमाने की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें हो सकता है कि नौकरी से सब लोग फाइनेंशियली फ्री ना हो पाए, इट इज़ पॉसिबल, पर फाइनेंशियली सिक्योर ज़रूर हो सकते हैं। दैट्स वाई मैंने इसको रखा है पहले। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप नौकरी करके भी अगले 5 साल के खर्चे के इक्विवेलेंट के पैसे जमा कर सकते हैं। नौकरी बेकार है तो उसको शिफ्ट करिए। कोई क्वालिफ़िकेशन की और ज़रूरत है तो साइड बाय साइड जॉब के साथ क्वालिफ़िकेशन लीजिए, अपने पैसे बढ़ाइए, अपने पैसे बढ़ाइए। स्किल्स इंप्रूव होगी, एक्सपीरियंस इंप्रूव होगा, अपना हुनर इंप्रूव करेंगे तो पैसे कमा पाएंगे, अच्छी नौकरी लग पाएगी।
अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है, और जो आपको और अपनी जॉब के लिए जो स्किल्स चाहिए होते हैं वो भी आपने ब्रशअप कर लिए, सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर लिए, एक प्रोफेशनल डिग्री ले ली, या कोई भी ऐसी क्वालिफिकेशन जिसकी रिक्वायरमेंट है वो जो आपके साथ ले ली, तो उसके बाद आपके पैसे भी बहुत अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। और ये ऑब्जेक्टिव आपको पार करना ही पड़ेगा अगर आप जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहते हैं। फाइनेंशियल सिक्योर आप कैसे होंगे? जब आपके पास अगले 5 साल के खर्चे आपके इस रेशो में अपने पास पड़े होंगे। यू कैन शिफ्ट द रेशो, नो डाउट। मैं ये नहीं कह रहा सबको यही रेशो फॉलो करना ज़रूरी है, ये मेरा रेशो है आप कह सकते हैं जो मैंने फॉलो किया, तो वो मैं आपको दे रहा हूँ। क्योंकि पर्सनल फाइनेंस हमारा कोर्स है, तो पर्सनल का मतलब होता है हर बंदे में ये चीज़ें डिफर कर सकती है, बिल्कुल स्टैंडर्ड नहीं है। हो सकता है कि आप पहले 40% कहीं रखें, 40 कहीं रखें, 20 कहीं रखें, या कुछ भी रेशो को आप 10-15% ऊपर नीचे कर सकते हैं। इट इज़ पर्सनल फाइनेंस। तो मेरा जो था टारगेट वो था पहले 50% जो थे वो मैंने फिक्स डिपॉजिट्स में रखे और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में रखे, जो 15 साल का अकाउंट खुलता है, जिसमें टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है, जिसमें आपके पैसे एक फिक्स रेट से 7%, 7.1% से बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन से ऊपर का आपको रिटर्न मिलता है और आपके पैसे सिक्योर रहते हैं। क्योंकि जब हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें पैसे उन लिक्विड फंड में रखने हैं जहाँ पर हमारे पैसे डूबने के चांसेस कम हो, तभी आप कह सकते हैं ना फाइनेंशियली सिक्योर हैं। ये तो नहीं हो सकता कि आपने मान लो 10 लाख रुपए ऐसी जगह डाले जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क है, आप कह रहे हैं मैं फाइनेंशियली सिक्योर हूँ, और पता लगता है कि जब पैसों की ज़रूरत है वो 10 लाख आपके 3 लाख बन चुके हैं, तो आप फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हैं। आप तब सिक्योर हैं जब आपकी इन्फ्लेशन से ज़्यादा का आपको थोड़ा बहुत रिटर्न मिल रहा है और वो पैसे आपके वैसे के वैसे सिक्योर्ड पड़े हैं। तो इसीलिए मैंने 50% रखा है फिक्स डिपॉजिट एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड को। सर इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे अगले 5 साल के मेरे को जो भी पैसे चाहिए? देखिए बहुत सिंपल है। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मेरा तो भैया एक बंदे का 20,000 रुपये का खर्चा है, मेरा ज़्यादा खर्चा नहीं है। क्या खर्चा है यार? कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा रेंट नहीं लग रहा। अगर मेरा रेंट लग रहा होता तो 20,000 की जगह 35,000 तक मेरा खर्चा बन जाता, क्योंकि मैं अपने फैमिली ओन्ड हाउस में रहता हूँ जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, इसके लिए मेरा घर का कोई खर्चा नहीं लग रहा है। एंड दैट इज़ द रीज़न मेरे 20,000 रुपीज़ में मेरे खर्चे निकल जाते हैं, जिसमें मेरा ट्रैवलिंग है, मेरे क्लोथिंग है, खाने पीने का है, मेरा निकल जाता है। तो उस हिसाब से अगर मैं 5 साल का देखूं तो मेरा 1 साल का हो गया 2,40,000 और 5 साल का हो गया मेरा करीब करीब आप लगा सकते हैं 12 लाख रुपये। तो 12 लाख रुपये अगर मैंने जमा कर लिए और उसका 50% यानी कि 6 लाख रुपये फॉर एग्जांपल मैंने अपनी फिक्स डिपॉजिट और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डाल दिया, 30% यानी कि 12 लाख का 30% 3,60,000 हो गया। 3,60,000 को मैंने इंडेक्स फंड में लगा दिया, यानी म्यूचुअल फंड में एक ऑप्शन होता है निफ्टी 50 या सेंसेक्स का आप लगा सकते हैं इंडेक्स फंड। उसमें वो म्यूचुअल फंड उन सभी कंपनीज़ में पैसा लगाता है जो उस निफ्टी की या सेंसेक्स जो भी आप सेलेक्ट करते हैं, जिस भी इंडेक्स को आप सेलेक्ट करते हैं, उनकी सभी कंपनीज़ में आपका पैसा इक्विवेलेंट लगा देता है। आप 1,000 रुपये डालेंगे तो 1,000 रुपये आपके उन सभी कंपनीज़ में लग जाएंगे बाइफरकेट होके। 1 लाख डालेंगे तो 1 लाख उन सभी कंपनीज़ में लग जाएंगे, म्यूचुअल फंड की आपको यूनिट मिल जाएगी। तो कुछ पैसा आप मतलब सारा ही इंडेक्स फंड में ना डालें, आप 3,60,000 को सारा ही आप इंडेक्स फंड्स पे ना डालें। उसमें से आप कर सकते हैं कि चलो मैं 1.5 लाख रुपए इंडेक्स फंड में डाल देता हूँ, 1 लाख रुपए मैं कॉर्पोरेट एफडी ले लेता हूँ। बहुत सारी कंपनीज जो है फिक्स डिपॉजिट निकालती है और बैंक के फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट रेट वहाँ पर ज़्यादा होता है और इतना रिस्क भी नहीं होता जितना रिस्क शेयर्स खरीदने में होता है। क्योंकि अगर कंपनी बंद होती है तो उसको सबसे पहले आपकी एफडी के पैसे देने पड़ेंगे, फिर कुछ बचेगा तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसे मिलेंगे। तो इसके लिए कॉर्पोरेट एफडी थोड़ी सी सिक्योर्ड होती है इन कंपैरिजन टू शेयर्स। और फिर आपके बॉन्ड्स आते हैं, बहुत सारे बॉन्ड्स भी निकलते हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स निकलते हैं और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अपने बॉन्ड निकालती है। वहाँ पर भी जो कूपन रेट होती है, जो यील्ड निकलता है, यील्ड की परसेंटेज अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो भी 9%, 10% तक रेट मिलती है। तो 9-10% आपकी इन्फ्लेशन से ज़्यादा का कवरेज देता है और यहाँ पर भी आपके पैसे सिक्योर्ड रहते हैं, यहाँ पर भी ज़्यादा रिस्क नहीं होता। इसके बाद जो 20% का फंड है वो आपको हेज करने के लिए बहुत ज़रूरी है। कल को आपने कॉर्पोरेट एफडी में या बॉन्ड्स में पैसा लगाया, उसमें भी सिक्योरिटी पूरी होती है पर 100% गारंटी नहीं है। 100% गारंटी सिर्फ पब्लिक प्रोविडेंट फंड में है और फिक्स डिपॉजिट्स में है जो बैंकों में आपने रखा है। उसमें भी बैंक ने 5 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस दिया होता है। तो आपने अगर किसी एक बैंक में 5 लाख रुपए तक रखे हैं, दूसरे में 5 लाख तक रखें, वहाँ पर आपका पैसा सिक्योर्ड है। बैंक डूबेगा तो भी 5 लाख रुपए मिल जाएंगे और बैंक डूबने के चांसेस भी बहुत माइन्यूट है। आरबीआई देख रहा है, सरकार है, सब शेड्यूल 6 बैंक है, आरबीआई गवर्न करता है इन सबको। पर जो आपकी कॉर्पोरेट एफडी है, बॉन्ड्स है, उसमें 100% सिक्योरिटी के चांसेस नहीं है। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी कि आप अपने रिस्क को हेज कर लेंगे।
तो अगर आपको लगता है कि आपका मार्केट में पैसा डूब सकता है, इंडेक्स फंड भी सेंसेक्स का इंडेक्स है, निफ्टी का है, निफ्टी डाउन जा रहा है, रिसेशन आ रहा है, आपने तो पैसे डाल के रख दिए, बट यू वांट टू बी फाइनेंशियली सिक्योर, तो आप 20% अमाउंट जो हो गया, 12 लाख का 20% हो गया 2,40,000। अगर ये अमाउंट किसी का भाई 40,000 है तो 12 लाख की जगह 24 लाख रुपए हो जाएगा। वो तो उसी प्रोपोर्शन में आप देख लीजिए, किसी को 10,000 का खर्चा लगता है तो उसका फिर 50% अमाउंट हो जाएगा। भाई जो भी आपके खर्चे हैं आपको उस हिसाब से देखना है। अब यहाँ पर 20% जो है गोल्ड में या रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है, रीट जिसे बोलते हैं, आप प्रॉपर्टी नहीं खरीदते जो 50 लाख की है, 1 करोड़ की है, करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ नहीं खरीदते। बट जो लोग करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं उनके आप यूनिट्स ले लेते हैं, उसे बोलते हैं रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। कि मेरे पास 1 करोड़ नहीं है, 1 लाख रुपए हैं, पर मैं इस बिल्डिंग में जो भी आप जहाँ पर भी पैसा लगा रहे हैं जिससे कि रेंटल इनकम आएगी, वहाँ पर मैं अपना 1 लाख रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन लगाता हूँ, और जब मुझे निकालना होगा तब मैं मार्केट में बेचकर उसको निकाल भी सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपकी अब रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ले ली, प्रॉपर्टी मार्केट में पैसा डाल दिया, गोल्ड में पैसा डाल दिया। मार्केट डाउन जाएगा, गोल्ड स्टेबल रहेगा, गोल्ड बढ़ेगा उस टाइम। तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने आप को हेज करके चल रहे हैं और 100% फाइनेंशियली सिक्योर बन रहे हैं। तो जो आपके 12 लाख रुपए रहेंगे, जिनके 24 लाख है उनके 24 लाख रुपए रहेंगे, भाई 40,000 रुपये महीने का खर्चा है, उसके हिसाब से आप 24 लाख रुपए जमा कर लेंगे, और 20,000 रुपये खर्चा है तो 12 लाख रुपए जमा कर लेंगे। अब 12 लाख जमा करने के लिए यदि आप 30,000 रुपीज़ हर महीने के बचा पा रहे हैं, इतनी आपकी सैलरी है, उसमें आप सेव कर पा रहे हैं 30,000 रुपीज़, तो 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 3 साल, 3.5 साल, 4 साल, मैक्सिमम आप 3.5-4 साल में ऑब्जेक्टिव को पा सकते हैं। 30,000 महीने के बचाने पड़ेंगे, और 30,000 बचाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप थोड़े से स्किल्स इंप्रूव करते हैं तो 50,000 रुपये से ऊपर की सैलरी आपकी आज के टाइम पे लग सकती है। 50,000, 60,000, 70,000 जितने भी हैं, कम से कम 50,000 की लग सकती है अगर आप थोड़े से स्किल्स इंप्रूव करते हैं, तो वो बेंचमार्क आपको पार करना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको पैसे जितने ज़्यादा हो सकें बचाने पड़ेंगे, और इस रेशो में इन्वेस्ट कर 12 लाख का टारगेट हो गया या 24 लाख का हो गया, जैसे भी आपके पैसे की इनकम आ रही है और जो आपकी नीड्स हैं उस हिसाब से आपको जो है फाइनेंशियली सिक्योर होना पड़ेगा। अब ये नहीं हो सकता कि आपकी नीड तो 40,000 रुपये वाली है कि भाई मेरा तो खर्चा महीने का 40,000 लगता है और मेरी जो सैलरी है वो सैलरी 40,000 से कम है, तो फिर तो आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। फिर आपको अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, फिर आपको कोशिश करनी पड़ेगी आप ऐसा कुछ हुनर लेकर आएँ, कुछ ऐसी चीज़ें सीखें जिससे कि आप ज़्यादा पैसे कमा पाएँ। एंड वंस यू आर अर्निंग मोर देन यू कैन सेव मोर, और सेव करोगे तब पहले आप इमरजेंसी फंड बनाओगे और उसके बाद आप फाइनेंशियली सिक्योर हो जाओगे। क्योंकि जैसे ही आपने ये वाला टारगेट पूरा कर लिया, जितनी जल्दी हो जाए, भाई 1 साल में होता है आप 1 साल में करिए, आपका 2 साल में होता है 2 साल में, 5 साल में होता है 5 साल में करिए, 10 साल में होता है 10 साल में करिए, बट करिए ज़रूर, और कोशिश करिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं करूँ। एक बार आपने टारगेट को अचीव कर लिया तो आप फाइनेंशियली सिक्योर हैं, क्योंकि आपके जो भी पैसे हैं वो इन्फ्लेशन से हल्के से ऊपर में बढ़ते रहेंगे। जितना इन्फ्लेशन उससे ज़्यादा रेट पर आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, आपके पैसे ग्रो हो रहे हैं। वो पैसे हमेशा आपके सेव्ड रहेंगे अगले 5 साल के खर्चे, यानी कुछ भी हो गया 5 साल तक भी आप सर्वाइव कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड्स अलग है, 5 साल के लिए पैसे अलग से हैं। तो अब क्या करें सर, अब क्या करें, अब क्या करें? जैसे ही आपकी ये स्टेज आ गई तो अब बारी आ गई है कि रिस्क लें। वैसे तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप शुरू से रिस्क लिया करें, आप क्यों वेट कर रहे हैं 5 साल के पैसे जमा होने का, या फिर आप ये वेट ही क्यों कर रहे हैं जब तक आपका ये टारगेट अचीव नहीं होगा, आप रिस्क नहीं लेंगे। आप पहले रिस्क लीजिए, बट जैसा कि मैंने कहा कि मैं आपको एक श्योर शॉट सक्सेस फॉर्मूला बता रहा हूँ। आप पहले रिस्क ले सकते हैं, अगर उसमें सक्सीड हो गए तो बहुत जल्दी अमीर बनेंगे, और नहीं हुए तो वो आपका समय भी जाएगा और वापस से इस स्टेज पर आने में और समय लगेगा। इसके लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्मूला बताया है। हाउएवर वी कैन मॉडिफाई इट एज पर योर नीड्स। हर बंदे की कंसल्टेंसी अलग होती है, हर बंदे के बिहेवियर पैटर्न अलग होता है, खर्चे अलग होते हैं, उसकी मानसिकता अलग होती है, वो समझनी पड़ेगी। तब उसके हिसाब से एक प्रोडक्ट डिज़ाइन किया जा सकता है, सॉल्यूशन दिया जा सकता है, फाइनेंशियल प्लान बनाया जा सकता है। सबके फाइनेंशियल प्लान सेम नहीं हो सकते, बट एटलीस्ट ये एक बॉल पार्क नंबर आप कह सकते हैं, या एक फार्मूला कह सकते हैं कि भाई मेरे को इतना तो अचीव करना है। और उसके बाद जब मैं फाइनेंशियली सिक्योर हो गया तो नेक्स्ट थिंग इज़ कि अपनी अर्निंग को ज़्यादा से ज़्यादा मैं कैसे बढ़ाऊँ, इन्वेस्टमेंट्स में कहाँ पर करूँ, थोड़ी रिस्की एसेट्स में करूँ ताकि मेरा रिटर्न अब और ज़्यादा हो पाए। तो यहाँ पर आपको पैसिव इनकम देखनी पड़ेगी कि मैं अगर कहीं पे नौकरी कर रहा हूँ तो अगर मेरा सैटरडे संडे मुझे टाइम मिल रहा है,
या मुझे कहीं एक्स्ट्रा आवर 1 घंटा रोज़ का देना पड़ रहा है और वहाँ से एडिशनल इनकम आ सकती है, कोई फ्रीलांस वर्क से आ सकती है, तो मैं वो करूँगा। मैं और अपने सोर्सेज बनाने की कोशिश करूँगा। मेरा कोई हुनर है, क्या मैं कोई बिजनेस कर सकता हूँ छोटा मोटा, क्या मेरी और कोई पैसिव इनकम हो सकती है। मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे पास क्या ऐसा है जिससे कि मैं और एडिशनल पैसे कमा सकता हूँ, और वहाँ से मेरे को पैसे कमाने अब उस पर फोकस करना शुरू करना है। जो आपके पिछले साल थे जिसमें आप फाइनेंशियली सिक्योर हो रहे थे, मुझे पता है कि उसमें से बहुत सारे लोग रिसर्च करेंगे, कोशिश करेंगे और मैं कहाँ से पैसे कमाऊँ। तो वहाँ पर अगर आपने एफर्ट कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। इस स्टेज तक आते आते आपके माइंड में क्लैरिटी होगी, आपके पास अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम होंगे और वो होने भी चाहिए। अब आपको क्या करना है, आपको एक्स्ट्रा इनकम जो अब आप कमा पा रहे हैं, जितने भी आपकी फाइनेंशियल सिक्योर होने के बाद इनकम आ रही है, उसमें आप इस रेशो में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। करते जाइए करते जाइए करते जाइए, कोई अंत नहीं है। क्या करेंगे आप वही 50% जो है अब आप एफडी में नहीं डालेंगे, क्योंकि एफडी का कोटा हो चुका है, एफडी में ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता। फाइनेंशियली सिक्योर आप हो चुके हैं। अब आप डालेंगे या तो इंडेक्स फंड या कॉर्पोरेट एफडी या बॉन्ड्स। 50% अभी भी आप अपना थोड़ा सा सिक्योर कर चलेंगे, बट बिल्कुल भी बैंक एफडी में नहीं डाल रहे हैं और ना ही इक्विटी शेयर्स में डाल रहे हैं। 30% को आप रिस्की इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हैं। जैसे होता है ना, इक्विटी शेयर में लगाइए, कोई इक्विटी शेयर गिर गया है, मार्केट फॉल हुआ है, आपको लगता है कि इंडस्ट्री ग्रो करेगी, ये कंपनी का शेयर ग्रो करेगा, इसके लिए डेफिनेटली मार्केट की ट्रैकिंग और बहुत सारी जो न्यूज़ चल रही है उसमें आपको अपडेट रहना पड़ेगा। बट यू कैन टेक रिस्क एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और वो भी सिर्फ अपने एक्स्ट्रा जो भी मनी आप कमा रहे हैं उसका 30% आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर्स में डाल सकते हैं। और शेयर्स का भी एक असूल है कि आप जितने भी स्टॉक लेंगे उसमें से आप कम से कम, मतलब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 स्टॉक रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। 10 स्टॉक क्या, शुरू तो आप 5 से कर सकते हैं कि भाई ये 4-5 कंपनियां मेरे को लार्ज कैप की अच्छी लग रही है, इनके शेयर अभी करेक्ट हुए हैं, सही प्राइस पर आए हैं, आपको लगता है कि बाय कर लेना चाहिए। आपने और इन्वेस्टमेंट एडवाइसेस सुनी, आपने कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ी, आपने खुद की एनालिसिस करी, एंड देन यू इन्वेस्ट इन दोज स्टॉक। यू कैन टेक द रिस्क। 5 स्टॉक पकड़िए, उसमें पैसा डालिए, ज़्यादा में डाइवर्सिफाई मत करिए, क्योंकि ज़्यादा में करना है तो फिर आप म्यूचुअल फंड ले लीजिए। फिर आप खुद के पैसे अलग अलग शेयर्स में क्यों डाल रहे हैं? फिर म्यूचुअल फंड लीजिए, वो आपके पैसे बहुत सारे शेयर्स में डालेंगे, आपको एवरेज रिटर्न देंगे। यू वांट टू टेक रिस्क, तो आपको 1 पर बेट लगानी पड़ेगी, 2 पर लगानी पड़ेगी, तो वहाँ पर आप ले सकते हैं बेट। और रेस्ट रिमेनिंग 20% आप फिर गोल्ड में या REIT में रख सकते हैं, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट हो गई, गोल्ड में भी हो गई, इंडेक्स फंड में भी हो गई, रिस्क इन्वेस्टमेंट भी हो गई, कॉर्पोरेट एफडी में भी हो गई, बैंक एफडी में भी हो गई। एक बहुत बढ़िया आपका पोर्टफोलियो बन गया, जो लगभग जो है मैं कह सकता हूँ 70-80% तो सिक्योर्ड है, एटलीस्ट 70%, और 30% जो है रिस्की है। 30 से कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होएगा। तो क्या हम एक्चुअल में घर ना खरीदें? देखिए, घर खरीदना है कि नहीं खरीदना, इसके डिसीजन पर हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे, बट फिलहाल आपको घर नहीं खरीदना है। जब तक आप फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हो जाते, आपको घर खरीदना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। दैट्स माई पर्सनल चॉइस। अगर हाँ, आपका रेंट जा रहा है, तो उसमें क्या होगा? उसमें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उसमें आपको एक फिक्स्ड अमाउंट जो है रेंट की देनी पड़ रही है। अगर आप अपना घर लेंगे तो रेंट से थोड़ा सा अमाउंट प्लस करके EMI जा सकती है और आप अपने खुद के घर में शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है, बट स्टिल दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल। वो हम आने वाले वीडियोज़ में करेंगे कैलकुलेशन के साथ एक्सेल शीट में। अभी हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, एक्सेल शीट नहीं है हमारे पास। तो अभी आप इस फॉर्मूले को फॉलो करिए, और फिर और बहुत सारे लिक्विड फंड आ जाए, एंड देन यू फाइंड एन अपॉर्चुनिटी कि मेरे को एक लैंड मिल रहा है, ज़मीन मिल रही है। ज़मीन इज़ एन एप्रिशिएबल एसेट। लैंड जो है लिमिटेड होता है, और इसके लिए अगर आप इसको खरीदते हैं एक ढंग की जगह पे, ढंग की लोकेशन पे, जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट्स आने वाले हैं, सरकार रोड डालने वाली है, या कुछ यहाँ पर और कंस्ट्रक्शन होने वाली है, ये एक गेटेड सोसाइटी है, ये सिक्योर्ड है, अगर आपको लगता है सही बंदा इसको बेच रहा है, रजिस्टर्ड है, तो ये सब चीज़ें आप देखकर लैंड में पैसा डाल सकते हैं। और वो भी कितना डालेंगे आप? आपकी टोटल वेल्थ का मैक्सिमम 50% आप डालेंगे, और कोई डेट या लोन स्टार्टिंग में नहीं लेंगे, प्रेफर करेंगे ना लेना पड़े। हाँ, अगर 2-3 साल में चुक सकता है तो लोन भी ले सकते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, क्योंकि अब आपने बहुत सारा कॉर्पस बना लिया है, तो आप लैंड में डाल सकते हैं। वो हमेशा अप्रिशिएट होगा, डाउन आने की संभावनाएं कम है अगर आप थोड़ी सी जांच पड़ताल करके वहाँ पैसा डालते हैं। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। अब मैक्सिमम लोग यही सवाल पूछेंगे कि भाई सब कुछ समझ में आता है, पैसे बचा लेंगे, इतने पैसे बचाएंगे तो हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, फाइनेंशियली फ्री होंगे, फिर उसके बाद हम ज़मीन वगैरह खरीद लेंगे और अमीर बन जाएंगे। बट प्रॉब्लम इज़ कि पैसा कमाएं कैसे? आपने बता दिया कि आप नौकरी से कमाइए, बट ठीक है, और भी तो वेज हो सकते हैं, समझेंगे, हर चीज़ को समझेंगे हम। बट पहले तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई कि यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू अपग्रेड योर स्किल्स, गेट अ क्वालिफिकेशन, डू अ जॉब, हैव सम फंड्स इन योर बैंक अकाउंट,
इमरजेंसी फंड्स को रखिए, उसके बाद फाइनेंशियली सिक्योर हुइए, जो आपके 5 साल के खर्चे हैं उनको आप ढंग से जो है राइट जगह पर इन्वेस्ट करिए जहाँ पर लॉसेस के चांसेस मिनिमम हो, और फिर जो एक्स्ट्रा पैसा आता है उसमें आप थोड़े से पैसे को रिस्की इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं। इस वे में आपको चलना ही एक मेथड है। और पैसे कैसे कमाएंगे, करोड़पति कैसे बनेंगे, अरबपति कैसे बनेंगे, सब चीज़ें आएगी, आज की स्लाइड में आएगी, बात करेंगे। बट उससे पहले कुछ भयानक चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। हाँ जी, जो चीज़ नहीं करनी है वो मैं बताने वाला हूँ। एक मतलब दिमाग को खोलने वाला जो है कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ आपके सामने। ड्रग्स इक्विवेलेंट टू एडिक्शन। अगली लाइन मत पढ़िएगा, उसकी अगली लाइन मत पढ़िएगा, सिर्फ पहली लाइन पढ़िएगा, ड्रग्स इक्वल टू एडिक्शन। आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो आ रहा है, हमारे साथ आप वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में आप देख रहे हैं एक औरत है, एक आदमी है, ये दोनों पंजाब से हैं। इन्होंने ड्रग्स लिए हुए हैं, इस कदर ड्रग्स लिए हुए हैं कि ये ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हैं। आप समझ रहे हैं, ड्रग्स जो है एक तरीका एडिक्शन होता है। अगर आप उसके लिए एडिक्ट हो गए, कोई भी व्यक्ति हो गया एडिक्ट, और ड्रग्स के नशे में पूरा ड्रग्स उनकी बॉडी में रम चुका है अंदर तक, तो उनकी हालत तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हो कि ड्रग्स हो या कोई भी प्रकार का एडिक्शन हो, उससे आपको बचना है। क्योंकि एक तो हालत होगी ऐसी जैसी आपने स्क्रीन पर देखी, और दूसरी चीज़ें जो पैसे हैं वो सारे के सारे आपके चले जाएंगे उस एडिक्शन को पूरा करने के लिए। और एडिक्शन का कोई अंत नहीं होता है। इसके लिए आपको एडिक्शन से बचना होगा। एडिक्शन से आपके पैसे का नुकसान हो सकता है, और एडिक्शन ज़रूरी नहीं कि ड्रग्स की हो, वो टाइम की भी हो सकती है। मतलब आप ऐसी जगह पर अपना टाइम लगा रहे हैं जहाँ से कुछ आउटपुट नहीं निकल रहा है, आप टाइम लगाए जा रहे हैं, कोई आउटपुट नहीं निकल रहा, आप टाइम एक्चुअली वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप टाइम वेस्ट भी गलत जगहों पर कर रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर वेस्टिंग योर मनी, क्योंकि उस टाइम पर आप बहुत सारे पैसे कमा सकते थे। अभी आपने सोचा कि भाई मैं पैसे कैसे कमाऊंगा, वहीं दूसरी तरफ आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं बेकार की चीज़ों में। तो भाई बेकार की चीज़ों में आप टाइम लगाकर ये नहीं सोच सकते मैं पैसे कमा लूँगा, नहीं जी, पैसे नहीं आएंगे फिर। और बात करेंगे इस पर, डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर देखिएगा टाइप्स ऑफ एडिक्शन, मैं आपके सामने कुछ बुलेट पॉइंट्स लेकर आया हूँ। ड्रग्स उसमें से एक कैटेगरी है, जुआ भी तो होता है, गैम्बलिंग भी तो होती है, लॉटरी भी तो, लॉटरी लग जाए, मेरी लॉटरी लग जाए, कौन बनेगा करोड़पति में मेरा नंबर लग जाए, उसके लिए लगे रहेंगे, पैसे लगा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं। टाइम लगा रहे हो, देखो आप जो भी सोच रहे हो कि तुक्के से हो जाए, मैं आपको दे रहा हूँ श्योर शॉर्ट सक्सेस का फॉर्मूला कि भाई ऐसे करोगे तो 100% अमीर बनोगे, मिलियनर बनोगे ना बनो, बट फाइनेंशियली फ्री तो हो जाओगे आप। फाइनेंशियली फ्री क्या है, आपकी 20,000 रुपये का खर्चा था या 40,000 रुपये का खर्चा था, इंटरेस्ट से 40,000 रुपये आ रहे हैं आपके हर महीने के, आप हो गए फाइनेंशियली फ्री। और 40,000 कब आएंगे, जब उसकी कैलकुलेशन आप कर लो कितना मेरा बैंक में होना चाहिए। 1 करोड़ भी होगा ना, 1 करोड़ भी होगा तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, जिससे आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। 40,000 रुपये महीने से तो बहुत ज़्यादा ही पैसे आएगा उसमें, जो उसका रिटर्न मिलेगा वो ज़्यादा ही मिलेगा। पर हम बात करेंगे करोड़पति बनने के बाद भी आप अगर और पैसा कमाना चाहते हैं उसका क्या प्रोसीजर है, और अल्टीमेटली एक बड़े विजन की बात करेंगे, एक प्रोसेस की बात करेंगे। उस प्रोसेस को फॉलो अगर आप करते हैं तभी जो है आप अमीर बन पाएंगे जी। हर अमीर बंदे ने उसी प्रोसेस को फॉलो करा है, बट हाँ उसमें से बहुत सारे लोग फॉर्चुनेट हो सकते हैं। फॉर्चुनेट क्यों हो सकते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स के पास करोड़ों रुपए थे, उन्होंने आगे उसको ग्रो किया। कईयों ने ज़ीरो से शुरू करके ग्रो किया। अब यहाँ पर देखिएगा, ड्रग्स, बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, वाइन, शराब का नशा लोग करते हैं। पॉर्न एडिक्शन, क्या होगा इससे, पैसे तो नहीं जा रहे मेरे, फ्री में देख रहा हूँ, तो क्या होगा, टाइम जाएगा, एडिक्शन लगेगी, लत लगेगी, और देखोगे जितना देखोगे उतनी लत बढ़ते जाएगी और आपका टाइम चले जाएगा। जिस टाइम में आप पैसा कमा सकते थे वो टाइम आपने गंवा दिया। और किस चीज़ में गंवा दिया, जो एक एडिक्शन है। एडिक्शन वो चीज़ होती है जिसको करने पर और करने का मन करता है। जुआ लगाया, जुए में पैसा लगाया तो और लगाने का मन कर रहा है कि इस बार तो मैं पुराना भी और भी जो है कमा लूँगा। नशा है वो, ड्रग्स नशा है, पॉर्न नशा है, छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा कंप्लीटली। एडिक्शन ये नहीं हो सकता आप बोलो मैं कंट्रोल्ड वे में कर लूँ, कंट्रोल्ड वे में ड्रग्स ले लूँ, कंट्रोल्ड में मैं लॉटरी गैम्बलिंग कर लूँ। भाई कंट्रोल्ड कुछ नहीं होता। एडिक्शन का मतलब ही होता है कि उसमें कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, उसमें बंदा एडिक्ट हो जाता है। हाँ एक बार किसी ने गेम खेली ठीक है, एक बार के बाद छोड़ दिया ठीक है, 2 बार के बाद छोड़ दिया ठीक है, बट जैसे आप 3 बार 4 बार और एक बार रिपीटेटिव करने लग गए, कुछ भी गेम खेल रहे हो, चाहे कंप्यूटर में गेम ही खेल रहे हो, और फिर उसकी लत पड़ गई तो आपके 10 घंटे भी निकल जाएंगे, पता नहीं लगेगा। एडिक्शन किसी चीज़ की भी नहीं होनी चाहिए। आउटसाइड एक्सपेंसिव फूड, क्लोथ्स, भाई महंगे कपड़े पहनने,
तो महंगे कपड़े में आप 40,000 रुपये में फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे? आप महीने का खर्चा आपका 40,000 है, आपको चाहिए महंगे कपड़े और एक कपड़ा आता है 10,000 रुपये का। 10,000 तो आप सिर्फ अपनी एक ड्रेस पे खर्च कर लेते हो, क्या फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे? नहीं सर। जितना पैसा खर्च करोगे एक्सपेंसिव फूड पे, भाई घर का फूड मुझे बेकार लगता है, बाहर का अच्छा लगता है, वो क्या है? देखिए खाने की भी एक एडिक्शन होती है, बट खाने की एडिक्शन, कपड़ों की एडिक्शन उस लेवल की नहीं होती जितनी मैंने ऊपर बताई। बट ये भी एक एडिक्शन है, अगर जिसको हो गई वो बहुत सारे पैसे बाहर के खाने में उड़ा देते हैं, उससे हेल्थ ख़राब होती है, हेल्थ भी ख़राब होती है, उसमें फिर और पैसे उनके लगते हैं, मतलब पैसे पे पैसे लगे जा रहे हैं। एक तरह की एडिक्शन है। खाना भी नहीं होता, जीभ का स्वाद, टेस्टी फूड खाना है, टेस्टी चाहिए, हेल्थ के लिए जो अच्छा है वो नहीं खाना है, एक लेवल की वो भी एडिक्शन है। उसका एडिक्शन का लेवल कम है बस। एक्सपेंसिव क्लोथ्स, बाहर वालों को दिखाना है भाई बड़ी गाड़ी लाऊंगा, लग्जरी घर खरीद लूँगा, बहुत बड़ा सा दिखाऊंगा, लोन पर लेकर खरीद लूँगा, ये सारी चीज़ें जो है ना, क्योंकि उसमें एडिक्शन डेफिनेटली आपका जो है, मे बी खाना या क्लोथ नहीं भी है, अगर आपको लगता है कि एडिक्शन नहीं है, बट सामने वाले को दिखाना कि मेरे पास ये है, वो एक एडिक्शन है, कि उससे ज़्यादा मेरे पास है, मैं उससे बढ़िया हूँ, ये दिखाना, ये भी एक तरह की एडिक्शन है। वो मेंटल एडिक्शन है, माइंड से आ रही है, क्योंकि सामने वाला आपकी तारीफ़ करेगा महंगे कपड़े देखकर, या महंगी गाड़ी आपकी देखकर तारीफ़ करेगा, वो तारीफ़ से डोपामाइन निकल रहा है, या आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो भी एक एडिक्शन है। क्या करना पड़ेगा भाई? जाहिर सी बात है, अगर आपको फाइनेंशियली फ्री, मतलब फ्री का मतलब चैन से जीना है, पैसे के पीछे नहीं भागना, तो फिर आपको जो बहुत महंगी चीज़ें हैं जो आपकी ज़रूरत नहीं है उनको छोड़ना होगा। हाँ, अगर आपके पास, देखिए इसका एक फार्मूला होता है, भाई मैंने एक 50 लाख रुपए की गाड़ी ली फॉर एग्जांपल, तो अगर मेरे बैंक में 5 करोड़ रुपए हैं तो मैं 50 लाख की गाड़ी ले रहा हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई हालांकि अच्छा डिसीजन नहीं है, बट फिर भी उतना बुरा भी नहीं है। आपने मैक्सिमम 10% अपना डाला लग्जरी आइटम पर, बट आपके पास उससे 10 गुना पैसे थे। तो जिसके पास 50 लाख रुपए टोटल में है वो 5 लाख तक की गाड़ी ले रहा है, ठीक है, बट वो कहेगा नहीं भाई मैं तो लूँगा 20 लाख 30 लाख रुपए की गाड़ी, देन हिज और हर फाइनेंशियल डिसीजन इज़ रॉन्ग। वो एडिक्शन की तरफ जा रहा है, सामने वाले को दिखाने की तरफ जा रहा है कि मेरे पास कितना है, या मैं बहुत कंफर्टेबल लाइफ जीऊँगा। कंफर्टेबल जीनी है तो कैसे कंफर्टेबल? बॉडी का कंफर्ट चाहिए बॉडी लेवल पे, या माइंड का कंफर्ट चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ ऑल अबाउट दी मेंटल फ्रीडम, जहाँ पर आपके माइंड को पता है कि जो मेरी नीड्स हैं वो पूरी हो जाएगी, उसके लिए मेरे को घबराना नहीं है। अब मैं फ्री हूँ, नहीं भी कमाऊँगा तो मेरी नीड्स पूरी होगी, तो मैं जो करना चाहूँ वो करता हूँ। अब मैं करोड़ों क्यों अरबों कमाता हूँ, मेरा माइंड फ्री है, बिकॉज आई एम फाइनेंशियली फ्री। मन से आप फ्री हो जाते हैं। टू मच टाइम ऑन सोशल मीडिया, लगे हैं रील्स देख रहे हैं, 30 सेकंड की रील आती है, 30 सेकंड की रील होती है, 2 मिनट की रील्स होती हैं, और उसमें भाई बंदा जो है अपने घंटों निकाल देता है। जितना टाइम आप सोशल मीडिया पर वेस्ट करेंगे, देखिए सोशल मीडिया देखना बुरा नहीं है, आप यूट्यूब पर आते हैं, आप एक टॉपिक को सर्च करते हैं, आपको पता है भाई इस चैनल पर ये वीडियो मेरे को मिलता है, और आपने उस वीडियो को देखा, बात खत्म, उसके बाद चैप्टर क्लोज है। बट अगर आप उस वीडियो को देखने के बाद आपके पास दूसरा रिकमेंडेशन है, आपने फिर उसको भी देखा, फिर तीसरा है, फिर उसको भी देखा, चौथे को भी देखा, अब देखे ही जा रहे हैं और उसमें बहुत सारे आपके आवर्स निकल गए, दैट इज़ रॉन्ग। सोशल मीडिया पे आप इंस्टाग्राम देख लीजिए, कुछ भी आप एक बार लगाइए रील्स, उसको स्क्रॉल करते करते 30 सेकंड की रील होगी, बट कब जो है वो 30 मिनट बन जाएंगे और कब वो 1.5 घंटा 2 घंटे बन जाएंगे पता नहीं लगेगा एक बार के अंदर, जबकि आप सिर्फ 30 सेकंड देख रहे हैं। यूट्यूब पर आप 15 मिनट देख रहे हैं, बट 15 मिनट देखकर अगर बंद कर देते हैं, पूरा वीडियो देखा, समझ ली, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बंद किया, तो आपके सिर्फ 15 मिनट गए। वहीं दूसरी तरफ सिर्फ 30 सेकंड का देख रहे हैं और 30 सेकंड लगा लगा के आपने 2 घंटे बर्बाद कर दिए। तो सोशल मीडिया पर आपको टाइम नहीं लगाना, आप डायरी में लिख लीजिए मेरा कितना समय सोशल मीडिया पर लग रहा है, टाइमर ऑन कर लीजिए जब सोशल मीडिया करें, बंद कर दीजिए जब सोशल मीडिया अकाउंट को बंद करें। देखना पता लगेगा दिन में कितना घंटा सोशल मीडिया पे या ऐसी चीज़ों पर आप बिता रहे हैं जहाँ पर टाइम की कंप्लीट बर्बादी हो रही है। उस टाइम को कट करना पड़ेगा और उसे प्रोडक्टिव टाइम में लगाना पड़ेगा जहाँ पर आप कुछ वैल्यूएबल आउटपुट निकाल पाएँ। तो एडिक्शन अगर आप कम कर पाते हैं, टाइम को बचा पाते हैं और उस टाइम को अपने पैसे कमाने के लिए, अपने स्किल्स पर इंप्रूव करने के लिए लगाते हैं, खुद पर लगाते हैं, खुद पर इन्वेस्ट करते हैं, देन यू कैन बिकम फाइनेंशियली फ्री अर्ली। अब कॉन्सेप्ट आता है जो आपका मैंने पहले कहा था ना, भाई वेल्थ कैसे कमाए, पैसा कैसे कमाए, बहुत सारा पैसा चाहिए मेरे को। पैसा कहाँ से आएगा? आप कह रहे हैं भैया इतना पैसा होगा तो फाइनेंशियली फ्री आप होंगे, बट पैसा आएगा कहाँ से? डेफिनेटली एडिक्शन वाली चीज़ें नहीं करेंगे तो पैसा आएगा, क्योंकि वहाँ पैसा कमाने से बचेंगे। मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था आप कैसे फ्रॉड से बच सकते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट आज भी वैलिड है। कोई फ्रॉड वगैरह हो रहा है उनसे बचना है, जल्दी से अमीर बन जाओ, बचना है। पैसे लेकर लोग भाग जाते हैं, चीट करते हैं, भैया
बचना है उन सब से, जिस चीज़ की नीड है उसी में पैसा डालना है, वो सब मैंने आपको बता दिए, पहले ही बता दिया, अभी बता दिया। अब और पैसा कैसे कमाना है, वेल्थ कैसे क्रिएट करनी है, एवरीवन वांट्स टू नो। देखिए, अगर आप में क्वालिफिकेशन है, आपके पास स्किल्स हैं, तो आप नौकरी कर सकते हैं फटाफट। तो यही तरीका है, नौकरी में एक सैलरी मिलेगी, जितनी हाई सैलरी मिल जाए उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे, उतनी जल्दी आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। चलो फाइनेंशियली फ्री नहीं होंगे, फाइनेंशियली सिक्योर तो हो जाएंगे, इतना तो कर सकते हैं ना। कुछ सालों की बात है, नौकरी कर लेंगे, लाइफ टाइम किसको करनी है, बट एटलीस्ट अपने 5 साल के खर्चे तक मेरे पैसे हो जाएं, फिर मैं कोई बड़ा डिसीजन ले लूँगा, है ना जी। और वो मुश्किल भी नहीं है, अगर आप जॉब से अच्छा पैसा कमाते हैं तो आप बहुत ही जल्दी 2 साल 3 साल में आप अचीव कर सकते हैं। मेरे केस में देखूँ तो मेरे को तो 1 साल भी नौकरी की ज़रूरत थी बस, और क्या। 12 लाख रुपये, उससे ज़्यादा तो मेरी सैलरी थी, 12 लाख रुपये से ज़्यादा मेरी सैलरी थी, तो मुझे तो 1 ही साल काम करना था। अपने 20,000 रुपीज़ महीने के हिसाब से 5 साल के खर्च करने के लिए मैंने वो 1 ही साल में कर लिया। मैं अगर कहूँ कि चलो मेरा एक्सपेंसेस 20,000 नहीं 40,000 भी है, तो उसके हिसाब से मैंने 2 साल में कर लिया। 24 लाख रुपए हो गए 2 साल में, 12 लाख रुपए 1 साल में, 2 साल में 24 लाख। खर्चा भी तो होगा, हाँ खर्चा हुआ तो 2 साल की जगह 2.5 साल लग गए मेरे। खर्चा मैंने बिल्कुल कम किया, ज़्यादा खर्चा नहीं किया। अब यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि आप अगर अपनी नौकरी से अच्छा पैसा कमाते हैं तो आप जल्दी से जल्दी जो है फाइनेंशियली सिक्योर हो सकते हैं। नौकरी के लिए आपको क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए। आप कॉमर्स के हैं तो उस हिसाब से क्वालिफिकेशन लेंगे, CA में MBA, लॉयर बन सकते हैं आप, या फिर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से तो इंजीनियरिंग कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में जाना है तो वहाँ पर IT स्किल्स ले सकते हैं, BTech MSc IT की डिग्री ले सकते हैं, MTech कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। डॉक्टर में जा रहे हैं तो आप डॉक्टर तो बन ही सकते हैं, अगर आप बायोलॉजी लेकर अगर आपका नीट क्लियर होता है और आप उस लाइन में जाते हैं तो फिर आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो क्वालिफिकेशन बेस्ड है, जिससे जॉब आसानी से मिलती है। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन जॉब का है जो आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते, मेरे को अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, मैं क्या करूँ, तो पहली बात तो अपने स्किल्स पर काम करो, और जो नौकरी मिल रही है वो करो। कम से कम इमरजेंसी फंड्स तो बनाओ भाई, वो तो आपकी नीड है, बिल्कुल मिनिमम आपको चाहिए, उतना तो आप बनाइए। उसके बाद आप काम करिए ऐसे स्किल पर, ऐसे टैलेंट पर, जिससे कि आप फ्रीलांसिंग में पैसा कमा सकते हैं। आप देखिए कि मेरे को बिज़नेस करना है, बिज़नेस में कैसे करूँगा, हाउ आई कैन स्टार्ट अ बिज़नेस। इस दुनिया में बहुत सारी समस्याएं हैं लोगों की, हर बंदा कोई ना कोई, हर बिज़नेस कोई ना कोई समस्या दूर कर रहा है। आज मैं जेप्टो की बात करूं तो जेप्टो क्या कर रहा है, मेरे को सामान मेरे घर तक पहुंचा रहा है और डिलीवरी चार्जेस भी नहीं ले रहा है, तो मुझे फ्री में मिल रहा है। वो अपनी कमीशन ले रहा होगा भैया सामान बेचने के, उससे पैसा कमा रहा होगा। हो सकता है बाद में थोड़े से डिलीवरी चार्जेस भी चार्ज करे, और थोड़े डिलीवरी चार्जेस मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं अगर खुद जाऊँगा आऊँगा मेरा समय जाएगा। हो सकता है मैं अपने अगर व्हीकल से जाऊँ तो मेरा पेट्रोल जाएगा, अगर मैं कोई कैब करके जाऊँ तो मेरा खर्चा लगेगा। तो वो बंदा मेरे को लाकर दे रहा है अगर, और थोड़ा सा डिलीवरी चार्ज ले रहा है, मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो इट बिकम्स अ बिजनेस मॉडल। आप मेरा कोर्स ले रहे हैं, यहाँ पर कोर्स आप अटेंड कर रही हैं, ये क्या है, ये भी एक बिजनेस मॉडल है, जहाँ पर कि मैं आपको स्किल्स इम्पार्ट कर रहा हूँ और इतने अफोर्डेबल प्राइस में कर रहा हूँ कि जो आप लगा सकते हैं। तो बिजनेस मॉडल है, यहाँ से आपकी अर्निंग आ सकती है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि इससे आप करोड़पति बनेंगे, आई एम नॉट सेइंग दिस, बट आई एम सेइंग दिस टू बिकम फाइनेंशियली सिक्योर। आइदर यू शुड डू अ जॉब, उससे पैसा कमाइए, इमरजेंसी फंड्स तो रखिए, और फिर आप अपने स्किल्स पर काम करिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखिए जो आप छोटे स्केल पर भी कर सकते हैं, बट एटलीस्ट उससे आप थोड़े बहुत पैसे कमाना तो शुरू करेंगे ना। क्योंकि अगर जॉब का ऑप्शन नहीं है आपके पास, बट यू विल डू, यू विल सिट एट होम, घर पर बैठोगे भाई, जो हुनर है उस पर काम करोगे, नई स्किल्स एक्वायर करोगे, आगे बढ़ोगे लाइफ में। एग्जाम्पल देखते हैं भैया, अगर आपकी जॉब लगती है, मिस्टर ए हैं, अर्न कर रहे हैं 10 लाख रुपए, मिस्टर ए की नौकरी लग गई 10 लाख रुपए की, उसके लिए उसने मेहनत करी, क्वालिफिकेशन ली, स्किल्स थे, उसकी नौकरी लग गई। तो मिस्टर ए जो है 10 लाख रुपए अगर हर साल कमाएंगे तो 10 साल में 1 करोड़ रुपए कमा लेंगे। अगर वो 25 साल में शुरू करते हैं तो वो व्यक्ति जो है 35 साल में करोड़पति बन सकता है। अब आप कहेंगे कि इसमें तो उसके खर्चे भी लग रहे हैं, 10 लाख रुपए वो बचाएगा थोड़ी। तो भाई खर्चे के लिए आपने इंक्रीमेंट भी तो नहीं लिया, जो आज 10 लाख रुपए हैं वो आने वाले 1-2 साल में उसको इंक्रीमेंट भी तो मिलेगा, जॉब में वो स्विच भी लेगा या लेगी। 10 लाख जो है 13 लाख बनेंगे, 15 लाख बनेंगे, 20 लाख भी बनेंगे इस 10 साल के पीरियड में। साथ में जो आप पैसा कमा कर इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका रिटर्न भी बढ़ेगा। तो अगले 10 साल की बात करें, जब वो 1 करोड़ बन रही हैं तो उसमें आपका इंक्रीमेंट भी आ रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, मैंने उन सबको इग्नोर करा है। आप अपनी पैसिव इनकम भी शुरू करेंगे, जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो मोटा मोटी अगर आप 10 लाख रुपए से शुरू कर रहे हैं तो 10 साल के अंदर आप बन जाएंगे, अगर आप लोन नहीं लेते, अपना लाइफ स्टाइल जो है ऐसा नहीं करते कि 10 लाख कमा रहे तो 10 लाख का आपका साल का खर्चा है, फिर आप नहीं बन पाएंगे अमीर। आपका खर्चा उतना ही रखेंगे, आप ये थोड़ा बहुत नेसेसिटी पर बढ़ाएंगे। अब मान लो किसी के पास एयर कंडीशन नहीं है, अगर किसी के पास AC नहीं है, एयर कंडीशन नहीं है, गर्मी हो रही है,
तो डेफिनेटली वो आपकी एक नेसेसिटी बन सकती है कि भाई गर्मी के टाइम में आपको एयर कंडीशन चाहिए, आप उस पर खर्चा कर सकते हैं। आपका डेली कंप्यूट है, मेरे को तो रोज़ जो है जाना पड़ता है, आना पड़ता है, काफ़ी दूर ट्रैवल करना है, वहाँ पर कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है, फिर वहाँ पर अगर आप अफोर्डेबल कार में डाल देते हैं, एक EMI बना लेते हैं उसकी, दैट इज़ ग्रेट, क्योंकि आप उसमें डेली यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर आपका कहीं ना कहीं कॉस्ट बच सकती है, कन्वीनियंस आ सकती है। बट आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, बड़ी आराम से आप जा सकते हैं, तो वहाँ पर अगर आप फिर कार में जो है 5 लाख 10 लाख डालते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपका गलत फाइनेंशियल डिसीजन हो जाता है। वो अभी ना डालें, एटलीस्ट कम से कम फाइनेंशियली सिक्योर हो जाइए, 5 साल तक का बना लीजिए अपना प्लान, पैसे बना लीजिए, उसके बाद जो है आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा। आपको बाहर ट्रैवल करना है, घूमना है, वर्ल्ड टूर लगाना है, अरे भैया आप थोड़ा समय डिले कर दीजिए, मतलब कि कम से कम आप पहले इमरजेंसी फंड्स बनाइए, फिर कम से कम 1-1.5 साल में आप कोशिश करिए कि मैं पैसे ज़्यादा जमा करूं, और फिर जो है एक ट्रिप लगा कर आ जाइए। और कोशिश करिए पहले मैं फॉरेन ट्रिप क्यों, पहले मैं इंडिया में कुछ बहुत एग्जॉटिक जगहें हैं उनको ट्रैवल कर लेता हूँ, वहाँ पे खर्चा कम लगेगा। ऐसे अगर आप 2-3 साल निकाल लेते हैं कि चलो फॉरेन की जगह मैं इंडिया कर लेता हूँ, फिर चलो मैंने एक फ़ॉरेन ट्रिप कर ली, तो ठीक है, आपने 1 महीने की सैलरी अपने फॉरेन ट्रिप में लगा दी, 1 महीना डिले हो जाएगा, यही होगा। वो कोशिश करो कि मैं पैसिव इनकम ऐसी कमाऊँ कि पैसिव इनकम से जो पैसे आ रहे हैं वो जब मेरे 1 लाख रुपए हो जाएंगे, 2 लाख हो जाएंगे, तब उसको मैं अपनी ट्रैवलिंग पे लगाऊंगा, और सैलरी का जो आ रहा है उसमें जो मेरे नेसेसिटी वाले खर्चे हैं वो, और बाकी सारा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं घर नहीं ले रहा अभी, आप 10 साल तक घर मत लो, आप 35 साल की एज में घर ले लेना। 35 साल में आपके पास 1 करोड़ का कॉर्पस होगा, बहुत ज़्यादा लिक्विड फंड में होगा 1 करोड़ रुपये। अब आपको घर लेना है तो 1 करोड़ का घर आप लोन पर ले सकते हैं, उस टाइम आप 20 लाख रुपये और कमा रहे होंगे, आपकी सैलरी 10 लाख से डबल तो हो ही जाएगी, इन्फ्लेशन के हिसाब से ही डबल हो जाएगी। तो 1 करोड़ आपके पास वैसे पड़े हैं, 1 करोड़ का आप घर 10 साल बाद लेते हैं, वो लोन पर भी अगर आप ले लेते हैं क्या फ़र्क पड़ेगा। अब आपकी सैलरी ज़्यादा है, उस लोन की EMI आप जल्दी पे करेंगे, आप 5 साल का लोन बनाइए, आप भी हैं, अगर आपके स्पाउस है तो वो भी है, अगर अकेले हैं तो चलो 10 साल का बनाइए, तो अगले 10 साल का देखेंगे, 10 ईयर्स के बाद, फर्दर 10 ईयर्स, बाय द एज यू विल रीच 45 एंड यू डिसाइडेड कि भैया नहीं मेरे को तो घर बड़ा चाहिए, लग्जरी चाहिए, एंड यू डिसाइडेड एट द पॉइंट ऑफ 35, जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी, आप छोटा घर भी ले सकते थे, पर आपने कहा नहीं मेरे को 1 करोड़ का ही घर चाहिए, तो भी क्या है, अगले 5 साल 10 साल के अंदर अब 45 में जो है अपना घर भी आपका ओन हो जाएगा, 2 करोड़ रुपीज़ की वेल्थ बन जाएगी, आपने घर का लोन भी चुका दिया होगा, तो 2 करोड़ बन जाएंगे आपके, फिर डबल हो जाएंगे पैसे। एक घर होगा, 1 करोड़ लिक्विड इन्वेस्टमेंट में होगा, वो 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी तो डबल होगी। अरे हाँ, इसको नहीं देख रहे आप, जो 1 करोड़ आपने 35 साल में बना लिए, अब जब आप उसका रिटर्न ऐड करेंगे क्यूमुलेटिव, जब तक आप 35 से 45 पे जाएंगे, तो वो 1 करोड़ भी 2 करोड़ बन जाएंगे, डबल हो जाएंगे 10 साल के अंदर पैसे, उससे पहले ही हो जाएंगे, समझ रहे हैं। और 1 करोड़ का घर आ जाएगा, उस घर की भी 10 साल में तो कुछ ना कुछ वैल्यू बढ़ेगी, तो आपके पास 3-3.5 करोड़ रुपए हैं बाय द एज ऑफ 45। वो पैसे बढ़ते ही जाएंगे, उसकी कोई लिमिट नहीं है। बट हाँ, घर का डिसीजन जल्दी ना लें, थोड़ा बाद में लें। अफोर्डेबल ले सकते हैं तो अफोर्डेबल लें, पर अभी ना लें। उसके लिए एक अलग वीडियो में जो है एनालिसिस दिखाएंगे, जिसमें ये क्लैरिटी मिलेगी घर कब लेना है कब नहीं लेना, क्या फाइनेंशियली जो है घर लेना ठीक है कि नहीं है और कब है। तो बस यही है सर। उसके बाद क्या करेंगे सर? करोड़पति बन गए, 1 करोड़ हो गए, 2 करोड़, 3 करोड़ आ जाएंगे। भाई मैं 45 ईयर्स की एज में रिटायर हो जाऊँगा, 40 में हो जाऊँगा, चलो 40 में हो जाऊँगा, मैंने लोन चुका दिया 40 ईयर से, मैंने कहा चलो 3-3.5 करोड़ नहीं 2 करोड़ रुपए मैं हो रहा हूँ रिटायर। अगले जो बाकी का टाइम है उसमें मेरा रिटर्न आ रहा है, मैं कुछ अपना खुद का करूँगा, उससे पैसे कमाऊँगा, फाइनेंशियली सिक्योर हूँ, मन शांत है मेरा, पैसे अच्छे खासे आ रहे हैं, और अपना और भी कुछ काम तो आप करेंगे, खाली तो बिल्कुल भी कोई नहीं बैठता है। तो सिक्योर्ड वे में तो आप 40 साल तक बन गए, बट उसके बाद आपके मन में सवाल होगा, यार क्या होगा 1-2 करोड़ का 40 साल की एज में, क्या ही करूँगा मैं, मिलियनर तो बन नहीं पाया, 10 करोड़ तो मेरे पास आ नहीं पाए, $1 मिलियन होने चाहिए थे, 100 करोड़ रुपए होने चाहिए थे, मैं क्या करूँ इसका। 1-2 करोड़ कोई बड़ी बात तो नहीं है, बहुत लोगों ने कमा लिए होंगे, बाद में महंगाई बढ़ जाएगी, क्या ही होगा 1-2 करोड़ से, मैं सिर्फ अपने खर्चे ही तो निकाल पाऊंगा, मैंने तो कोई लग्जरी लाइफ भी नहीं जी। आई वॉन्टेड लॉट ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ मनी, नॉट जस्ट टू बिकम फाइनेंशियली फ्री, बट आई जस्ट वॉन्ट टू बिकम रिच। वट शुड आई डू? तो भैया सैलरी में तो लिमिटेड सैलरी है, लिमिटेड ग्रोथ है, इसमें मिलियनर बनना मतलब 100 में से 1 बन पाएगा जो कि बहुत टॉप लेवल पर पहुंच जाए, एक बहुत बड़ी MNC के टॉप लेवल पर पहुंच जाए, तब शायद उसकी करोड़ों में सैलरी होगी, तब वो जो है अपने 40 ईयर्स तक 45 ईयर्स तक मिलियनर बन जाएगा। बाकी जनता नहीं बन पाएगी, 99% लोग नहीं बन पाएंगे जी, क्या करें। हाँ, फाइनेंशियली फ्री बन जाएंगे, उस 99% में से भी अगर इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आप यू विल बी फाइनेंशियली फ्री। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट बिकमिंग अ मिलियनर और बिकमिंग अ अल्ट्रा रिच,
बिकमिंग रिच एंड अल्ट्रा रिच। तो इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको बिजनेस करना पड़ेगा जी। बिजनेस इज़ द ओनली वे। अगर वो चल गया उसमें करोड़ों अरबों रुपए आएंगे। यही तरीका है, यही बिल्कुल, और कोई तरीका नहीं है। अब इसमें गारंटी नहीं है कि बिज़नेस चलेगा, क्योंकि अगर गारंटी होती ही तो फिर सब लोग ही जो है मिलियनर होते, बट ऐसा तो नहीं है। तो मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, फाइनेंशियली फ्री है कि आप सिस्टमैटिकली आप ढंग से काम करते हैं अपने ऊपर, तो आप उसमें चांसेस ज़्यादा है, परसेंटेज ऑफ चांसेस टू सक्सीड इज़ रियली हाई टू बिकम फाइनेंशियली फ्री बिफोर यू रीच 35 और बिफोर यू रीच 40 और 45। वो आप कर सकते हैं, एक सिस्टमैटिक तरीके से चलिएगा, हो जाएगा। पर नहीं, मुझे तो अरबपति बनना है, मुझे तो मल्टी मिलियनर बनना है, कैसे करूँ मैं जी? दैट इज़ नॉट गारंटेड, इसकी गारंटी नहीं है। ये जो फॉर्मूला आपको थिंक एंड ग्रो रिच में मिलता है, रिच डैड पुअर डैड में मिलता है, द सीक्रेट में बताया, हर जगह बताया, अगर गारंटीड होता तो फिर हर व्यक्ति आज मिलियनर बन गया होता जिसने वो किताब को पढ़ा है या जिसने भी उस प्रिंसिपल को फॉलो किया। उस प्रिंसिपल को फॉलो करना ज़रूरी है, बट उसमें बिजनेस में वो सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हो सकता है वो बिजनेस कर रहे हो जिसकी लोगों को नीड ही ना हो, तो फिर सक्सीड नहीं हो पाओगे उसमें आप। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो, और आप कहें मेरे को तो इसी से अमीर बनना है और मैं सारे प्रिंसिपल फॉलो कर रहा हूँ। देखिए, यू कैन बिकम अल्ट्रा रिच, पॉसिबिलिटीज़ ओनली थ्रू बिजनेस। नाउ यू हैव टू फिगर इट आउट कि भाई ऐसी प्रॉब्लम क्या है जो लोग फेस कर रहे हैं, मैं उसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, और आप उसके चार्जेस लेना शुरू करेंगे। अब जब चार्जेस लेंगे तो आपको उनके बिहेवियर के बारे में पता लगेगा, देन यू कैन स्केल इट अप। समझ रहे हैं? लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करना है, एक चार्ज उसमें रखना है, उनकी बिहेवियर को स्टडी करना है और सोचना है कि इसको मैं 10 टाइम्स कैसे कर लूँ, स्केल अप कैसे कर लूँ। अगर मैं अपने एरिया में कर रहा हूँ तो पूरे इंडिया में कैसे ले जाऊँ, इंडिया में कर रहा हूँ तो पूरे वर्ल्ड में कैसे ले जाऊँ, इसको मैं कैसे बढ़ाऊँ। दिस यू हैव टू थिंक। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं, तब आप मल्टी मिलियनर बन जाएंगे, आप अरबपति भी बन जाएंगे, उसकी कोई लिमिट नहीं है। अब आप कहते हैं भैया मैं बिज़नेस वाला बंदा ही नहीं हूँ, नौकरी मैंने कर ली, पैसा कमाया, बट मेरे को तो बहुत पैसे चाहिए, बट आई एम नॉट अ गाय हु कैन डू बिजनेस। देन यू कैन बिल्ड योर ओन स्किल्स। कम्युनिकेशन है, IT स्किल्स है, बिजनेस स्किल्स है। बिजनेस स्किल्स मतलब बिजनेस तो नहीं कर सकते, बट बिजनेस को सपोर्ट तो कर सकते हो, राइट? मतलब खुद का पैसा नहीं लगा है, बट एटलीस्ट आप सपोर्ट कर रहे हो, उससे इनकम आ रही है। रियल बिजनेसमैन को आप सपोर्ट कर रहे हो, बिजनेस वूमेन को सपोर्ट कर रहे हो। आप अपना ब्रांड बना सकते हैं, आप खुद का ब्रांड बनाइए। जिस सर्विस की बहुत ज़्यादा डिमांड है उस सर्विस को प्रोवाइड करिए, अच्छे खासे चार्जेस लीजिए, और आप उसमें अमीर बन सकते हैं, मतलब मिलियनर बन सकते हैं। पॉसिबल है। एग्जाम्पल दीजिए सर। अरे भैया, लोगों ने अपना कोर्स बनाया, यूडेमी पर डाला, उस वेबसाइट पर डालने के बाद सिर्फ 500 रुपये में कोर्स बेचा, लाखों लोगों को बेचा, करोड़ों रुपए कमाए, मिलियनर बन गए। 10 करोड़ रुपए कमा लिए। यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स मिलियनर बन चुके हैं सिर्फ यूट्यूब से, नॉट फ्रॉम देयर बिजनेस, जस्ट फ्रॉम यूट्यूब। एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू, और वो जिन ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं उससे चार्जेस ले रहे हैं, कोलैबोरेशन कर रहे हैं वहाँ पे चार्जेस ले रहे हैं, इन सब से उन्होंने $1 मिलियन कमा लिया, यानी 7-8 करोड़ रुपए उनके हो गए हैं। डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, अगर आप प्रोफेशनल हैं, अपनी स्किल्स पर काम करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कुछ भी हैं, आप अपना खुद का काम सेटअप करते हैं और उसमें आप बहुत निपुण हैं, मतलब कि आपको उसका एक एक चीज़ मालूम है, अपने स्किल्स पर भरोसा है, तो आप लॉयर हैं, आप 1 करोड़ फीस भी तो चार्ज कर सकते हैं अमीर बंदे से। 1 लाख रुपए पर हियरिंग की भी तो चार्ज कर सकते हैं। पूरे इसमें आप 10 लाख 20 लाख रुपए ले सकते हैं, 10-15 क्लाइंट से लेंगे, करोड़ों रुपए आ जाते हैं आपके। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, किसी का आप करोड़ों रुपए का टैक्स बचाते हैं, आप उससे आराम से जो है 10-20 लाख रुपए कमा सकते हैं एक क्लाइंट से। हर साल 2-3 भी कर लेते हैं तो 5-6 साल में आप बन गए मिलियनर। मतलब आपको अपनी स्किल पर भरोसा है, उस स्किल पर आप मतलब पूरा घुस चुके हैं अंदर, A to Z मालूम है आपको, तो उसके बाद आप उसमें लगे रहिए, और उससे भी आप 10 साल की अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे तो उसमें आप मल्टी करोड़ रुपीज़ कमा सकते हैं। हाँ, बट रिस्क है, रिवॉर्ड है। इट्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ बिजनेस, बट मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स योर स्किल्स। बाकी दूसरे टाइप के बिजनेस होते हैं जहाँ आपकी बिजनेस स्किल लगती है, बट एक्चुअली में काम दूसरे लोग कर रहे होते हैं। अब जेप्टो है, जेप्टो में बंदा जिसने बनाई है वो खुद तो डिलीवर करने नहीं आता, दूसरे बंदे डिलीवर करने आते हैं। ऐप बनाने के लिए उसने डेवलपर रखे होंगे, वो खुद क्या कर रहा है, वो सिर्फ बिजनेस कर रहा है, बट एक्चुअल काम दूसरे लोग कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, एक्चुअल काम आप ही कर रहे हैं, बट स्टिल देयर इज अ स्कोप टू बिकम मिलियनर, टू बिकम रिच, अल्ट्रा रिच, फाइनेंशियली फ्री भी और रिच भी हैं। कितना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा संभाला नहीं जा रहा है, एंड इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। क्या करेंगे इतने करोड़ रुपए कमाकर?
भैया आप जिसकी बात करते हैं ना, यूट्यूब पर देखते हैं इन्वेस्ट करें, आप शेयर्स में लगाएं, तो उन सबका वो फाइनेंशियल फ्रीडम वाला भी गोल हो चुका है। मैं तो सिर्फ आपको फाइनेंशियली सिक्योर होने की बात करता हूँ कि उसके बाद आप थोड़ा पैसा मार्केट में लगा सकते हैं। बट जिन लोगों की आप बातचीत सुनते हैं, मेजॉरिटी लोग फाइनेंशियली फ्री ही हो चुके हैं, मतलब इतना पैसा है कि ना भी कमाएंगे तो भी पैसा आ रहा है। उस स्टेज में तो डेफिनेटली मैं भी आपको बोलूँगा कि इन्वेस्ट करो, स्टॉक में लगाओ, शेयर्स में लगाओ, क्रिप्टो में भी लगाओ, थोड़ा बहुत पैसा हर जगह पर लगाओ, रिस्क लो, स्टार्टअप्स में लगाओ। पर उतना पैसा आने के बाद हम क्या करते हैं, हम देखते अभी हैं कि जब मेरे पास पहले 1000 रुपये आए तो मेरे को ये सोचना चाहिए मैं अपना 6 महीने का कैसे इमरजेंसी फंड तैयार करूं। और हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं भैया इसको मैं कैसे लगाऊं कि 1000 मेरे 10,000 रुपये बन जाए, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति कह रहा है, मेरे को चढ़ा रहा है कि भाई देखो 10 गुना हो सकता है स्टॉक। वाई यू आर टेकिंग रिस्क इनिशियली, दे आर टेकिंग रिस्क व्हेन दे आर फाइनेंशियली सिक्योर। एटलीस्ट यू शुड वेट टिल यू बिकम फाइनेंशियली सिक्योर। आई मीन दे हैव बिकम फाइनेंशियली फ्री, बट एटलीस्ट यू शुड बिकम फाइनेंशियली सिक्योर। फिर आप लगाइए, बहुत सारे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है, स्टार्टअप्स में लगाइए, देयर इज़ नो लिमिट, अनलिमिटेड जगह हैं, अनलिमिटेड थॉट्स हैं, अलग अलग बिजनेस आइडियाज़ हैं, अलग अलग चीज़ें चल रही है स्टार्टअप वर्ल्ड में। ये जो भी आपको लगता है, जो भी चीज़ चल सकती है, जो स्टॉक चल सकता है, मिड कैप का हो, लार्ज कैप का हो, फिर तो आपको इन्वेस्टिंग करनी है। फिर आपकी इन्वेस्टिंग स्किल्स पर हम काम कर सकते हैं कि चलिए इन्वेस्ट करेंगे, हम इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इन्वेस्ट करोगे जहाँ से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा वहाँ से आप और अमीर बनोगे, और जिसके पास ज़्यादा पैसे है वो उतना ही अमीर बने जा रहा है इस प्रोसेस को फॉलो करके। ये प्रोसेस मैंने डिस्क्लोज करा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारा पर्सनल फाइनेंस का जो है कोर्स कंप्लीट हो गया। हाँ, पर्सनल फाइनेंस का जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था वो आज के वीडियो में कवर हो गया। मतलब मुझे, जिसने ये वीडियो देख लिया उसको मुझे कुछ नई चीज़ें ज़्यादा नहीं बतानी पड़ेगी। हो सकता है मैं कोई वीडियो बनाऊँ जिसमें कि मैं आपको 5-6 ब्लंडर्स बता दूँ जो लोगों ने किए, जो हमें नहीं करनी चाहिए थे। नॉलेज बढ़ेगी उससे, आपकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और मिलेगा। बट जो क्रक्स है वो आज के वीडियो में मैंने आपको दे दिया। सारा क्रक्स मैंने आज के वीडियो में डाल दिया, इस मास्टर क्लास में डाल दिया। आगे और वीडियोस आते रहेंगे, उसका कोई लिमिट नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि पर्सनल इनकम टैक्स पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि अगर आपने पैसे कमाए तो उसको बचाएं कैसे। अगर सरकार को कम टैक्स देंगे आप तो वो पैसा बचा सकते हैं और जल्दी जो है फाइनेंशियली सिक्योर हो सकते हैं। तो उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए, टैक्स का पैसा कैसे कैसे बचाएं। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। कोर्स बहुत लंबा है, बट हाँ, जो इसका मेन पार्ट है वो आज हमने कवर किया है। आने वाले कुछ हफ्तों में और नए वीडियोस आएंगे और मास्टर क्लासेस आएंगी। ऐसे ही जब 3-4 मास्टर क्लासेस आ जाएगी तो मैं कह सकता हूँ कि आपका कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। बट वी विल नॉट स्टॉप देयर बिकॉज इट्स अ कम्युनिटी। बट या ऑलमोस्ट कोर्स विल बी कंप्लीटेड इन नेक्स्ट 4 और 5 क्लासेस मैक्सिमम। फिर जो मन करेगा उस पर हम वीडियो बनाएंगे, कोई नई चीज़ लेकर आएंगे। अगर कुछ लगता है कोई नया इवेंट हुआ है अभी रिसेंटली, उस पर डिस्कशन हम करेंगे। तो वो चीज़ें चलती रहेगी, इट्स एवरग्रीन। यूट्यूब चैनल पर भी आएगी, हमारा जो संडे लाइव सेशन होता है उसमें भी आकर आप डिस्कशन कर सकते हैं, और यहाँ पर भी जो ज़रूरत होगी उसे भी हम और अपलोड करेंगे 4-5 मास्टर क्लासेस आने के बाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों को बताइए इस कोर्स के बारे में कि भाई वो भी अटेंड करें आप, क्योंकि आप कम्युनिटी का मेंबर बनते हैं। डायरेक्ट मेरे साथ एक्सेस होती है, आप मेरे से पूछ सकते हैं सवाल, क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। हर संडे को लाइव सेशन होता है, उसका लिंक मिल जाता है। यू कैन ज्वाइन एंड आस्क क्वेश्चंस, डिस्कशन कर सकते हैं आपस में कम्युनिटी में, तो एक बॉन्ड बिल्डिंग हो जाती है। थैंक यू वेरी मच देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टाटा।